अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वह है पोस्ट वार सेटलमेंट एंड ब्रिटेन वुड सिस्टम पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था पोस्ट वार सेटलमेंट के बारे में। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस के बारे में। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि लास्ट टॉपिक में पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिटिशियन ने इंटर वार पीरियड को समझाते हुए कुछ एनालाइज किए। उन्होंने बोला कि क्या क्या होना चाहिए ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर रहे। तो उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए थे मास प्रोडक्शन और मास कंजप्शन के बारे में। तो दोनों मैच होना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा कि मास प्रोडक्शन और मास कंजम्पशन जो है ये दोनों मैच होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ओवरसीज ट्रेड हैं, जो ओवरसीज ट्रेड और जो बाकी फ्लो ऑफ लेबर है, फ्लो ऑफ कैपिटल है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। तो लास्ट में मैंने आपको कुछ हिंट दिया था कि इकॉनमी को, कि पोस्ट वार इकॉनमी जो आपको रिकन्स्ट्रक्ट करना है या फिर इसको इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बनाना था, तो उस इकोनॉमिक सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए। तो उसमें मैंने आपको बताया था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस खड़ी कर दी गई। कब? जुलाई 1944 में एट हैम्पशायर यूएसए में ये मीटिंग हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। गोया कि यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इसे आगे हम पढ़ेंगे कि जुलाई 1944 में कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट ब्रिटेन वुड्स। तो उसका आउटकम क्या था? उसका आउटकम हमने देखा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्टली कहते हैं, दूसरे नाम से भी जानते हैं वर्ल्ड बैंक। तो उसका आउटकम क्या था? ब्रिटेन वुड का आउटकम क्या था? एक था आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा था वर्ल्ड बैंक। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस है, इसमें डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते थे और जो इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ठीक है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो थी उसका आउटपुट जो है, दो इंस्टीट्यूशन थे जो कि मैंने आपको बताए थे जिनको इस्टेब्लिश किया गया था। एक था आईएमएफ और दूसरा था वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हैं, वर्ल्ड बैंक है, इनको इस्टेब्लिश किया गया। अब ये क्या करेंगे? तो ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या करेंगे? जो पोस्ट वार रिकवरी की अगर बात की जाए, लड़ाई के बाद में, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ था, हमने पढ़ा था वो कि एनॉर्मस लॉस हुआ था, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। उस लॉस को कैसे रिकवर किया जाए? तो ठीक है, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू रिकवर दीज लॉसेस। तो कैसे रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए इकॉनमी को, उन सारी चीज़ों पे डिबेट्स, डिस्कशंस किए गए थे। तो दो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, इंस्टीट्यूशंस के काम भी बांटे गए थे, अलग अलग काम दिए गए थे उनको। आईएमएफ जो था, तो अब आईएमएफ का क्या काम था? जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था, तो उसका क्या काम है? काम अलग अलग दिया गया दोनों इंस्टीट्यूशंस को। आईएमएफ का काम था टू डील विद द सरप्लस एंड डिफिकल्टीज ऑफ इट्स मेंबर नेशंस। जो आईएमएफ था उसको डील करना था किसके साथ? जो एक्सटर्नल सरप्लस थे, जो एक्सटर्नल, टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लस एंड डिफिकल्टीज ऑफ इट्स मेंबर नेशंस थे, उनके साथ डील करना है। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं आईएमएफ। तो आईएमएफ जो है ये एक बॉडी थी। कौन? जो आईएमएफ थे ये एक बॉडी थी जो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए इसके जो मेंबर नेशंस थे, ठीक है, तो उस समय पे आईएमएफ बना आईएमएफ, बहुत सारे मेंबर्स जो जुड़े हुए, तो उन मेंबर्स को क्या किया गया? तो उन मेंबर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, इन मेंबर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि हमारी जो एक्सटर्नल सरप्लसेस हैं,
कि हमारी जो एक्सटर्नल सरप्लस और डिफिक्ट्स जो है तो वो आपस में हम एडजस्ट करेंगे। कौन? जो मेंबर नेशंस हैं ये आपस में एक्सटर्नल सरप्लस और डिफिक्ट्स को आपस में एडजस्ट करे, ताकि जो वर्ल्ड इकॉनमी है वो सही चलते रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूएस की जो इकॉनमी है वो हमेशा से ही स्ट्रांग रही है। सपोज ये अगर आईएमएफ है, इसमें अलग अलग कुछ कंट्रीज जो हैं, जो वीटो पावर्स की अगर हम बात करें, यूएस है, फ्रांस हैं, ब्रिटेन हैं, जिनकी इकॉनमी में सरप्लस हैं, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। तो किसकी इकॉनमी में ज़्यादा सरप्लस हैं, किसकी इकॉनमी में डिफिक्ट्स हैं थे, तो वो क्या करते थे इस तरह से। अब किसी के पास ज़्यादा पैसे रहेगा, किसी के पास कम पैसे रहेंगे, तो मिसमैच यहाँ पे हो रहेगा। तो इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतर चलाने के लिए जो ये कंट्रीज थे, इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतर चलाने के लिए जो ये कंट्रीज थे, तो ये सरप्लस और डिफिक्ट्स को क्या करते थे? ये सरप्लस और डिफिक्ट्स को आपस में ट्रांसफर करते थे एमंगेटस मेंबर नेशन, जो इसके मेंबर नेशंस थे। तो आया समझ में आईएमएफ का क्या काम था? तो उसी तरह हम देखते हैं कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आईएमएफ जो है, आईएमएफ का काम क्या था कि आईएमएफ जो है ये डील करता था एक्सटर्नल सरप्लस और जो डिफिक्ट्स हैं एमंगेटस मेंबर नेशंस। तो ये आईएमएफ इसलिए बनाया गया है। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और जो दूसरा इसका इंस्टीट्यूशन है, ब्रिटेन वुड का दूसरा इंस्टीट्यूशन है, एक था आईएमएफ पहला, और सेकंड था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसका ओरिजिनल नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड बैंक भी हम उसको कहते हैं। देखिए, इसमें जो वर्ल्ड बैंक जो है उसका सिंपल सा काम होता है कि वो वर्ल्ड बैंक जो है ये सेटअप किया गया था किस चीज़ के लिए? तो जो वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक ये सेटअप किया गया था। वर्ल्ड बैंक वाज सेट अप टू फाइनेंस पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन, पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन। तो अब वर्ल्ड बैंक का यही काम था कि जो पोस्ट वार हमें रिकंस्ट्रक्ट करना था उसको फाइनेंस करना था। ये किसकी जिम्मेदारी थी? अब वर्ल्ड बैंक की। मतलब कि पोस्ट वार का मतलब क्या है कि लड़ाई के बाद में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था बहुत ज़्यादा, वो हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में। तो इस डिस्ट्रक्शन को वापस रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। तो उस रिकंस्ट्रक्ट के काम के लिए वर्ल्ड बैंक जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था। कब? 1944 में, जब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी 1944 में यूएसए में। तो अब आ गया समझ में कि आईएमएफ का काम क्या था और वर्ल्ड बैंक का काम क्या था। ठीक है, होप है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? आईएमएफ जो था ये क्या काम करता था, वर्ल्ड बैंक क्या काम करता था? तो आईएमएफ की अगर हम देखेंगे तो आईएमएफ प्रमोट करता था, आईएमएफ जो है ग्रोथ को प्रमोट करता था। जो आईएमएफ था ये इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता था। जो इकोनॉमिक ग्रोथ की सेंस में जो इकॉनमी है, वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो सही तरह से चलने चाहे। वहीं पे हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या करता था? वर्ल्ड बैंक जो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की सेंस में जो है पॉवर्टी एलिवेशन हो जाएगा, कि जो रिकंस्ट्रक्शन करना है, इन सारी चीज़ों पे काम करता है। तो ये पैसे लगाता था। कौन? वर्ल्ड बैंक पैसे लगाता था, तो आईएमएफ पैसे मैनेज करता था। तो सिंपल सी चीज़ है, आईएमएफ को भी हमने पढ़ा और वर्ल्ड बैंक को भी हमने पढ़ा। कि अब आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि एक बार थोड़ा सा हम भी इसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज हम क्या करेंगे कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें यूएस में वहाँ पे ये उन्होंने क्या किया था, उसका जो आउटकम निकाला था,
2 इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे, IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF का काम जो भी मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड बैंक का काम भी मैंने आपको बताया था। अब अगर देखा जाए तो दोनों क्या करते थे, यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन जहन में आता है। जो ट्विन सिस्टम ऑफ ब्रेटन वुड क्या है, कि ट्विन सिस्टम ऑफ ब्रेटन वुड जो है वो IMF था और वर्ल्ड बैंक था। ये अगर कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर का, तो नेम द ट्विन सिस्टम ऑफ ब्रेटन वुड, तो वहाँ पे लिखना है ट्विन सिस्टम ऑफ ब्रेटन वुड जो है एक वर्ल्ड बैंक है और IMF है। तो अब वर्ल्ड बैंक या IMF की बात करें तो उसको जो ब्रेटन वुड ट्विन्स हैं वो भी कहते हैं ट्विन सिस्टम ऑफ ब्रेटन वुड। अब वर्ल्ड बैंक जो है ये फाइनेंशियल ऑपरेशन जो है उन्होंने स्टार्ट किया था 1947 में। सो इट कमेंस्ड फाइनेंशियल ऑपरेशन इन 1947। मतलब ये है कि ये 1944 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था और ऑपरेशनल जो है फाइनेंशियल ऑपरेशन उसने स्टार्ट किया था 1947 में। मतलब कि इस्टेब्लिश हो गया 1944 में, लेकिन जो फाइनेंशियल ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया था, वो कब किया था 1947 में ऑफिशियली। अब एक चीज़ देखिए कि क्या करता था कि जो ये रिकंस्ट्रक्शन का काम करता था, फंड्स को मैनेज करते थे, अलग अलग इंस्टीट्यूशन थे, तो यहाँ पे अलग अलग डिसीजन लेने पड़ेंगे, किसी को तो डिसीजन लेना पड़ेगा। और जो मेंबर नेशंस थे इसके बहुत सारे कंट्रीज ने ये मिलके बनाया था। तो अब ये मेंबर नेशंस थे, क्या करते थे, मेंबर नेशंस को जब डिसीजन लेने की बारी आती थी तो किसकी बात मानी जाए। तो जैसे कि एक टीम में कैप्टन होते हैं तो कैप्टन की बात मानेंगे, या फैमिली में हेड होता है तो हेड की बात मानने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं, कोई CR नहीं बना था, कोई कैप्टन नहीं बना था। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अगर डिसीजन लेना पड़ता था, जो डिसीजन टेकिंग पावर जो है ब्रिटेन वुड का डिसीजन टेकिंग पावर वाज कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स। जो डिसीजन लेना होता था ये किसके पास होता था, ये किसने कंट्रोल किया था, जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स थे, उसमें US आता था, US भी आता था, उन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल किया था कि डिसीजन लेना है। जैसे अगर US देख ले हम, तो डिसीजन जो ले जाते थे तो वो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स के द्वारा लिए जाते थे। तो यहाँ पे आप देखता है कि क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्यों? सिंपल सी चीज़ है, जो पावरफुल होगा तो उसमें भी हम देखते हैं USA जो है ये डिसीजन पावर ज़्यादा तर लेता था, इसी का कंट्रोल रहता था उस पर। तो क्यों ऐसा हुआ था? तो जो पावरफुल होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता था कि अब US जो है यही इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी US की, US भी जो है ये भी पार्ट बन गया था इस ऑर्गेनाइजेशन का, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का। अब डिसीजन अगर लेना है तो सपोज कितना सरप्लस था, कितना डिफेक्ट्स थे, तो किसको देना है, किसको नहीं देना है, किससे लेना है, ये पावर भी US के पास ज़्यादा रहेगा, क्योंकि US जो है ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था इसमें। तो जो US था ये पैसा ज़्यादा लगा रहा था, इसके पास पावर भी है, वो एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था उस समय। कौन? US। समझा? कि अब देखिए आप यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल आप जानते हैं कि इसमें 5 मेंबर्स थे, 5 नेशंस जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर हैं, वो सारे डेवलपर्ड और पावरफुल नेशंस हैं, ठीक है। तो वहीं पे अगर देखेंगे कि जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में, जो ये टॉपिक से बाहर है, कि जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में अगर हम देखेंगे, लेकिन उसमें भी जो हम देखते हैं डिसीजन ज़्यादातर कौन लेता था, US लेता था,
उसमें इन्फ्लुएंस कौन करता था? जो वेस्टर्न कंट्रीज थे। आज भी हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक में जो डिसीजन कौन करता था, तो वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते थे वर्ल्ड बैंक को, तो इनके पास ज़्यादा पावर हैं। तो तब जाके हम देखते हैं कि ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के बारे में कि अब एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बनाया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है? अब आप देखोगे कि यहाँ पे कोई नया टॉपिक या नया कुछ आ गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है ये एक्चुअली है कंबाइनिंग बोथ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है इनको कंबाइन किया जाए तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बनता है। तो दोनों को मिला के हम एक ही कहते हैं कि अब उन्हें हम ब्रिटेन वुड सिस्टम कहते हैं, या हम ये भी कहेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड की जो सारी इकानमीज जो उन्होंने जोड़ के रखे थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ने वर्ल्ड वाइड की जो सारी इकानमी थी उनको जोड़ के रखे थे। तो दिस सिस्टम, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इज द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड मॉनेटरी सिस्टम। ये क्या कर रहा था? ये लिंक कर रहा था किनको? नेशनल करेंसीज को और मॉनेटरी सिस्टम को। मतलब हर कंट्री की अपनी नेशनल करेंसी होती है ना? तो एक है मॉनेटरी सिस्टम से जो लिंक किया गया था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वो कैसे? जैसे क्या है कि आप जो है मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से सपोज लोन लेंगे, तो इंडिया वाले जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास, तो उनको बताएंगे कि हमें लोन देंगे, लोन दे दो। कि आप वर्ल्ड बैंक से ये नहीं बोलोगे कि हमें इतने रुपए देंगे, हमें इतना लोन लेना है, इतने रुपए लेने हैं। तो वर्ल्ड बैंक के पास रुपया नहीं होगा, या होगा? नहीं होगा। इनकी करेंसी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में रुपीस जो है वो करेंसी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस थे कि अब आप यूनिफॉर्म करेंसी कैसे लाओगे, कैसे काम होगा। तो वहाँ पे क्या किया गया? तो इन इंस्टीट्यूशंस ने इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो था, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने करेंसीज को लिंक किया था, नेशनल करेंसीज को लिंक किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के साथ। और नेशनल करेंसीज को, जैसे कि इंडिया की जो रुपीस हैं, कैसे लिंक किया गया? इनको इंडियन की करेंसी को उन्होंने, रुपीस को उन्होंने डॉलर के साथ लिंक किया गया। तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास क्या था? डॉलर। जो यूएस डॉलर हैं ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है। जब हम देखते हैं कि यूएस डॉलर जो है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है, मतलब वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज जो हैं उन्होंने एक्सेप्ट की थी, क्योंकि हर कंट्री जो है हम देखते हैं कि यूएस के साथ ट्रेड करते हैं। तो ठीक है, अब यूएस का जो डॉलर है, सपोज हमने ये बताया कि जो इंडियन रुपीस हैं उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ने किसके साथ लिंक किया था? नेशनल करेंसी को उन्होंने किसके साथ लिंक किया था? डॉलर के साथ। जो ब्रिटेन वुड सिस्टम है तो उन्होंने क्या किया था? नेशनल करेंसी को लिंक किया था डॉलर के साथ। तो वहीं पे हम देखते हैं तो डॉलर को उन्होंने किसके साथ फिक्स कर दिया था? डॉलर को उन्होंने, बाद में हम देखते हैं, डॉलर को उन्होंने गोल्ड के साथ फिक्स किया था। यूएस डॉलर जो था वो उन्होंने गोल्ड के साथ फिक्स किया था। तो उसको हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। यहाँ पे मैंने लिखा था कि नेशनल करेंसीज को ये लिंक करते हैं। ब्रिटेन वुड सिस्टम जो है, अब ये किस चीज़ पे बेस्ड है? इट वॉज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। उनमें एक्सचेंज रेट उन्होंने जो बनाए थे, इंडियन रुपीज़ को उन्होंने पैक किया था, एक्सचेंज किया था, लिंक किया था किसके साथ? डॉलर के साथ। अब जो डॉलर हैं वो हम बताएंगे डॉलर को किसके साथ लिंक किया गया था, फिक्स्ड किया गया था? डॉलर वाज एंकोर्ड टू गोल्ड। अब वो गोल्ड हैं उसको किसके साथ कंपेयर किया गया? तो गोल्ड को उन्होंने रेट फिक्स की थी $35 पर ऑunce। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया
कि डॉलर के साथ इंडियन रुपीस को फिक्स किया गया। तो 74 या शायद आज 76 जो इंडियन रुपीस हैं यूएस डॉलर के बराबर हैं, एक यूएस डॉलर के बराबर हैं, वो उन्होंने फिक्स कर दिया गया, फिक्स किया था। जो ब्रेटन वुड सिस्टम है इट वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जो ब्रेटन वुड सिस्टम है ये किस चीज़ पे बेस्ड है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है। तो उसमें हम देखते हैं सपोज इंडिया की जो रुपये हैं ये पैक की गई थी $1 यूएस के साथ। तो पैक मतलब एक्सचेंज उन्होंने कर दिए थे, उन्होंने एक्सचेंज रेट की फिक्स कर दिया था। मैं वही जो मैं आपको बता रहा था अभी कि 74 रुपीज़ जो है $1 के बराबर है। अगर आपको $1 चाहिए तो आपको कितने रुपए देने होंगे? तो 74 देना होगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया था? फिक्स कर दिया था। अब क्या होता है किसी कंट्री की जो इकॉनमी जब हम देखते हैं अच्छी परफॉर्म करेगी तो उसकी करेंसी जो है और डॉलर की जो करेंसी है वो सेम आने लगेगी। जब किसी कंट्री की जो इकॉनमी है वो परफॉर्म करेगी, अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, तो उसकी जो करेंसी है वो डॉलर की करेंसी के सेम आने लगते हैं। या दूसरी तरफ हम देखते हैं किसी कंट्री की इकॉनमी अगर ख़राब परफॉर्मेंस दिखाएगी तो इसकी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो गिरती हैं। तो अपने जो यहाँ पे हम देखते हैं कि करेंसी जो है वो भी उन्होंने नेशनल करेंसी उन्होंने फिक्स करके रखे थे। तो आपने कभी सुना होगा कि जैसे कभी कभी इकोनॉमिक टेंशन जब रहते हैं तो उस समय पे हम देखते हैं कि रुपीज़ की जो वैल्यू है वो गिरने लगते हैं। तो ठीक है, तो उसके साथ हम देखते हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन थे, वहाँ पे अगर आपको चीज़ों को एक्सचेंज करना हो तो कुछ यूनिफॉर्म होना चाहिए, कुछ यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वहाँ पे होता है जिसके ज़रिए से ये काम करते हैं ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो मैं अभी बोल रहा था। आई होप कि आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा कि डॉलर जो है, डॉलर को भी उन्होंने फिक्स करके रखा था किसी चीज़ से, किस चीज़ से? तो डॉलर को हम देखते हैं उन्होंने वो फिक्स करके रखा था गोल्ड के साथ। तो डॉलर को गोल्ड के साथ कंपेयर किया गया। फिर हम देखते हैं गोल्ड को किसके साथ फिक्स कर दिया गया? गोल्ड को पर ऑन्स के साथ फिक्स कर दिया गया जिसका वैल्यू उन्होंने रखा था $35। सो इट वुड कॉस्ट टू $35। समझ में आया? तो इस तरह यहाँ से हम देखते हैं चीज़ों को सेट कर दिया गया, किन्होंने फिक्स कर दिया गया। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट उन्होंने जो बनाया था, किन्होंने बनाया था? जो इंस्टीट्यूशन थे, जो दो इंस्टीट्यूशन थे, जो IMF था और वर्ल्ड बैंक था। इनके ज़रिए से हम आज देखते हैं कि जो आज हम ट्रेड करते हैं या कभी कभार हम न्यूज़ में सुनते हैं कि शेयर बाज़ार में फिर से गिरावट, रुपीज़ 6.5 के नीचे पर आ गया कि डॉलर के साथ वो कम्पीट नहीं कर सकता था। वो यही उन्होंने बताया था। जो ब्रेटन वुड ट्विन्स था, ब्रेटन वुड सिस्टम था 1944 में उन्होंने बनाया था कि किस तरह से हम पोस्ट वार को रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, रिकवर करेंगे इकॉनमीज़ को, तो आगे हम उसको कैसे चलाएंगे, कैसे हम वर्ल्ड इकॉनमी को प्रमोट करेंगे। लेकिन ये जो ऑर्डर था ब्रेटन वुड सिस्टम जो था उसको चैलेंज किया गया 1974 में। कि 1974 में हम देखते हैं न्यू आ गया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। उन्होंने रिजेक्ट किया था, उन्होंने ये बताया था, उन्होंने इस चीज़ की तनकीद की थी, ब्रेटन वुड सिस्टम की उन्होंने तनकीद की थी कि जो ब्रेटन वुड सिस्टम है ये सिर्फ बेनिफिट दे रहा था इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि अब जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अर्ली पोस्ट वार ईयर्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आके, और जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए ताकि जो नए वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे आएगी। थैंक यू।